मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगा बल। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है और उसमें क्या क्या केसेस बनते हैं। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये क्यू एक चार्ज पार्टिकल है जो भी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया है, प्रवेश किया है। ठीक है, ये बी एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यू चार्ज पार्टिकल है जो भी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसा है। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया Q V क्रॉस बी। यहाँ Q का मतलब हो गया चार्ज जो कि स्केलर क्वांटिटी है, V हो गया वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और F हो गया फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, मॉड निकालें, तो मॉड वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू मॉड वेक्टर भी क्रॉस बी। दोनों तरफ मॉड लेना होगा, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मॉड डाल दो। क्यू स्केलर है इसलिए ये मॉड से बाहर रहेगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया एफ इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। भी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है भी बी साइन थीटा। जैसे आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, वैसे भी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया भी बी साइन थीटा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। क्लियर है? और मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होता है F, वेक्टर F, वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब यहां पर कुछ स्पेशल केस देखेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर देखिए, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है यह वेलोसिटी पर भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैग्नेटिक फोर्स F इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के अलोंग होता है अगर Q पॉजिटिव चार्ज हो। अगर Q निगेटिव चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के अपोजिट होगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स का दो डायरेक्शन होता है, या तो V क्रॉस B के अलोंग या V क्रॉस B के अपोजिट। अब यहाँ डायग्राम में देखिए, ये मान लीजिए Q पॉजिटिव चार्ज है, ये V वेलोसिटी वेक्टर है और B फील्ड वेक्टर है। जब हम V क्रॉस B करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। V क्रॉस B, जब V से B की ओर जाओगे, रोटेट करोगे, तो यह रोटेशन कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब V क्रॉस B वेक्टर जो होगा वो अपवर्ड होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो V क्रॉस B अपवर्ड होगा। तो V क्रॉस B वेक्टर अपवर्ड होगा और इसी डायरेक्शन में आपका फोर्स वेक्टर होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो V पर भी परपेंडिकुलर है और B पर भी परपेंडिकुलर है, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? V क्रॉस B के अलोंग या V क्रॉस B के अपोजिट। अगर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नीचे होता। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स V पर भी परपेंडिकुलर होता है और B पर भी परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, रुका हुआ है, यानी उसका वेलोसिटी 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि अगर V 0 होगा तो F 0 होगा। इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगाता है। कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड exerts force only on a moving charge particle. It does not apply or exert any force on static charge, stationary charge. किसी रुके हुए चार्ज पर कोई फोर्स ये अप्लाई नहीं करता। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब तीसरा देखिए, अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल हो
या फील्ड के एंटी पैरेलल, ये साइन देख रहे हैं, ये एंटी पैरेलल है और ये पैरेलल है। अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल हो या फील्ड के एंटी पैरेलल हो तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा? ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। अब यहां पर आप देखिए वेक्टर v और वेक्टर b दोनों सेम डायरेक्शन में है। चार्ज पार्टिकल का मोशन किधर हो रहा है? फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा v और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है b दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करता, एंटी पैरेलल प्रति समांतर यानी उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है, तो यहां पर v वेक्टर और b वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर एंगल 0 डिग्री होगा, अगर v और b के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो f का वैल्यू 0 होगा। अगर v और b के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो f 0 होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा 3 कंडीशन में। पहला कंडीशन, या तो चार्ज पार्टिकल रुका हुआ रहे, रेस्ट में रहे। सेकेंड कंडीशन, चार्ज पार्टिकल मोशन में हो लेकिन फील्ड के पैरेलल मोशन में हो। और थर्ड कंडीशन, चार्ज पार्टिकल मोशन में हो लेकिन एंटी पैरेलल मोशन में हो। तो इस तीनों कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। यानी ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है कि 3 परिस्थितियां हैं, 3 केसेस हैं, 3 कंडीशन है जिसमें चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। पहला केस है, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है, रुका हुआ है, इसका मतलब v 0 है तो f 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है, अगर थीटा का मान 0 हो या 180 डिग्री हो तो दोनों ही स्थिति में साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, यानी f का वैल्यू 0 होगा। थीटा किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी और फील्ड, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। याद रखिए, वेलोसिटी वेक्टर, फील्ड वेक्टर, इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है ये फोर्स। ठीक है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर। If theta is 0 degree, that means the charge particle is moving parallel to the field. If theta is 180 degree, that means the charge particle is moving anti-parallel to the field. In both condition, in both cases, magnetic force on the charge will be 0. तो यहां पर भी आपका मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होता है? F का आप फॉर्मूला देख रहे हैं, क्यू भी साइन थीटा। यह मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन थीटा 1 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा क्यू भी बी। कब? जब साइन थीटा 1 होगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन एफ इज मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा फोर्स का वो हो जाएगा क्यू भी बी। इसका मतलब यह जो फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा और फील्ड होगा, यह तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। ये कैसे होगा जरा देखो। मैंने क्या बताया कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल क्यू जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है v वेलोसिटी से। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। ठीक है, तो इसका मतलब v और b परपेंडिकुलर हो गया। अब आप जानते हैं f जो होता है वो v क्रॉस b के अलॉन्ग होता है, तो यहाँ पर v क्रॉस b चूंकि क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये डाउनवर्ड चला जाएगा f, यानी v और b दोनों पर परपेंडिकुलर f किधर होगा? नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f, v और b ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। F इज परपेंडिकुलर टू V, V इज परपेंडिकुलर टू B, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है, 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में यह तीनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब होगा। लेकिन ऐसे जनरल कंडीशन में क्या याद रखना है कि F परपेंडिकुलर होता है V के, F परपेंडिकुलर होता है B के, लेकिन V और B परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुआ, यानी अगर थीटा 90 हुआ, अगर V और B परपेंडिकुलर हुआ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं V और B ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर।
तो अगर वेलोसिटी और फील्ड ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा 90 होगा। इस कंडीशन में तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा और एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू वी बी। दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट देखिए, पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम होता है, सबको पता है। पावर जो होता है वो क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस बाई टी। एस बाई टी को हम वेलोसिटी कहते हैं भी, यानी पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट भी। अब यहां पर देखिए, मैग्नेटिक फोर्स एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू भी। ये तो आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया गया है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा भी पे परपेंडिकुलर होता है, हमेशा। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो एफ डॉट भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब पावर क्या आ गया, जीरो। पावर जीरो का मतलब है वर्क डन जीरो, कोई वर्क नहीं। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, मोशन करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी वर्क नहीं होता है, वर्क डन जीरो। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी आवेश पर कितना कार्य किया जाता है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन ए चार्ज पार्टिकल बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है। अब आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्लास 11 के चैप्टर 5 में आपको मिल जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन का जो वैल्यू होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन को अगर हम डेल्टा के मान लें, जहाँ के काइनेटिक एनर्जी है, तो डेल्टा के जीरो हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का सीधा संबंध स्पीड से होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, जीरो चेंज है, तो इसका मतलब स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी स्पीड कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये सब। कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चाहे जैसे भी मूव करे उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन बदल सकता है लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चाहे जैसे भी मूव करे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वर्क डन कितना होगा चार्ज पार्टिकल पर, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर किया गया वर्क हमेशा जीरो होता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल के स्पीड को चेंज नहीं करता, ना उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है, यानी कि क्योंकि वो जीरो वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग एक स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहे हैं। यह स्पेशल केस यह है कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत यानी परपेंडिकुलरली घुसता है तो उसका मोशन हमेशा एक सर्कुलर पाथ पर होता है। यह कैसे होता है देखिए, ये जो क्रॉस साइन है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्रॉस देख रहे हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस पे हमने 3 क्रॉस मार्क किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्रॉस मार्किंग किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए। चूंकि बराबर डिस्टेंस पर ये क्रॉस मार्किंग है इसलिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अंदर की ओर है। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर और डॉट का मतलब बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, नीचे की ओर है, ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए कि ये Q क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। ये Q क्या है, चार्ज पार्टिकल है।
इसका वेलोसिटी कितना है v। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो यह जो वेलोसिटी है ये हॉरिजेंटल है, जबकि फील्ड क्या है, पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर नीचे की ओर है, अंदर की ओर। तो फील्ड वेक्टर नीचे है और वेलोसिटी वेक्टर पेपर के प्लेन में है। यह पेपर के प्लेन में है और यह जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो दोनों 90 डिग्री पर हो गया। तो F का डायरेक्शन जब आप V क्रॉस B करेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा, तो अंदर की ओर इधर आएगा। फोर्स किधर लगेगा, इधर। F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। चूंकि Q पॉजिटिव चार्ज है तो F का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, V क्रॉस B के अलोंग। V है आगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और B नीचे की ओर है। तो जब आप V क्रॉस B करेंगे तो ये अंदर की ओर चला जाएगा F। अब देखिए चार्ज पार्टिकल का मोशन किधर है, आगे, लेकिन इस पर फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर। फील्ड के द्वारा इस पर फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा क्या होगा, इस फोर्स के चलते ये सीधा नहीं जाएगा। सीधा कब जाता, जब ये फोर्स जीरो होता। लेकिन चूंकि फोर्स अंदर की ओर लग रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा टर्न लेगा। अब देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर चला गया। फील्ड का डायरेक्शन तो अभी भी नीचे है। अब भी क्रॉस भी करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा। यहां पर चार्ज पार्टिकल आएगा। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, टेंजेंट के अलोंग। इस पर फोर्स किधर लगेगा, सेंटर के अलोंग। इसी तरह से ये सर्कुलर पाथ पर घूमते चले जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी पार्टिकल हो, वह सर्किल पर तभी घूमता है जब उस पर सेंटर की ओर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के कोई भी वस्तु सर्किल पर गति नहीं कर सकता है। तो यहां पर जो ये फोर्स लग रहा है ये सेंटर की ओर लग रहा है। इस चार्ज पार्टिकल Q पर फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है F, यह जो मैग्नेटिक फोर्स F है यही सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि यह मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है। ये सेंटर है सर्किल का, तो इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, सेंटर की ओर। तो यह जो मैग्नेटिक फोर्स F है यह क्या बन गया, आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल का मास m है। चार्ज पार्टिकल का कुछ तो मास होगा, मान लेते हैं इसका मास क्या है m, और इसका स्पीड v है, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या मान लेते हैं, r। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका फॉर्मूला आता है QVB sin थीटा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है और फील्ड वेक्टर है, इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। फील्ड वेक्टर नीचे की ओर है, अंदर की ओर। तो यहां पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा और इस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, QVB। तो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स QVB है, और यही मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है। इसका मतलब इस मैग्नेटिक फोर्स का एक और फॉर्मूला होगा mv²/r, जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो v भी कैंसिल होगा। यहां से r का वैल्यू निकालेंगे तो ये q इंटू बी को नीचे कर दो, r को इधर कर दो, तो r बराबर हो जाएगा mv/qb। ये फॉर्मूला निकल गया रेडियस का। इस फॉर्मूला को आप नोट करिए। यहां से आप देखिए r किस पर डिपेंड करता है, मास, चार्ज पार्टिकल के मास पर, चार्ज पार्टिकल के चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पे, और चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर। अब यहां पर देखिए मास तो कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल का मास क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ये भी क्या है, स्पीड, यानी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना बड़ा रेडियस होगा, यानी सर्किल का साइज उतना बड़ा होगा, और जितना कम स्पीड होगा सर्किल का साइज उतना कम होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। यानी जितना ज़्यादा स्पीड होगा, जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा चार्ज पार्टिकल का, उतना बड़ा रेडियस पे वो मोशन करेगा, उतने बड़े सर्किल पे वो घूमेगा, और जितना कम स्पीड होगा उतने छोटे सर्किल पे घूमेगा। और स्पीड अगर जीरो हो गया तब तो वो घूमेगा ही नहीं, यानी रेडियस जीरो होगा। टाइम पीरियड, इसको ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। जब भी चार्ज पार्टिकल को आप 90 डिग्री पर फेंकोगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो सर्किल में घूमने लगता है। तो उस सर्कुलर पाथ को पूरा करने में, इस सर्किल पर एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को हिंदी में आवर्तकाल कहते हैं, कई बार हमने बताया। तो चूंकि ये कांस्टेंट स्पीड से इसके ऊपर घूम रहा है तो इसको एक चक्कर लगाने में यह कितना दूरी तय करेगा, सरकमफेरेंस के बराबर, यानी 2πr। और इसका स्पीड कितना है, v। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड।
तो एक चक्कर लगाने में ये कितना डिस्टेंस ले रहा है 2πr, और इसकी स्पीड कितनी है v, तो एक चक्कर लगाने में जो इसको टाइम लगेगा यानी टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2πr/v। अब देखो यहाँ इस इक्वेशन से r यहाँ पर है, v को आप उठा के इसके नीचे कर दो तो r/v का वैल्यू हो जाएगा m/qb। तो यहाँ से r/v का वैल्यू हम डाल देते हैं 2πm/qb। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी स्पीड है नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि रेडियस किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। ये आप याद रखो, अगर किसी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल होगा। किसी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी 3 गुना बढ़ा देंगे 3 टाइम्स तो रेडियस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल का स्पीड v है, इसका रेडियस r है। अगर स्पीड को हम 2v कर दें तो इसके रेडियस का साइज 2r हो जाएगा, यानी बड़े सर्किल पे घूमेगा। लेकिन दोनों ही स्थिति में इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा, यानी छोटे सर्किल पर एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा बड़े सर्किल पर भी एक चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लगेगा। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, उससे बड़ा सर्किल, ठीक है, स्पीड बढ़ाते जाओ, आपका सर्किल का जो रेडियस है यानी साइज है वो बढ़ते जाएगा, लेकिन सर्किल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो चेंज नहीं होगा। छोटे सर्किल को कंप्लीट करने में अगर वो 2 सेकंड लगा रहा है तो बड़े सर्किल को कंप्लीट करने में भी 2 सेकंड लगाएगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जब साइज बढ़ता है तो स्पीड भी बढ़ता है ना। जब आपका सर्किल बड़ा होगा तो उसका स्पीड भी बढ़ जाता है, यानी अगर सर्किल का साइज बड़ा होगा तो उसको एक चक्कर लगाने में अधिक डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से उसका स्पीड भी तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए टाइम सेम लगता है। जितना छोटा सर्किल होगा उतना स्पीड कम होगा, जितना बड़ा सर्किल होगा उतना स्पीड ज़्यादा होगा। स्पीड बढ़ाने से सर्किल का साइज बढ़ता है, लेकिन टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे के टॉपिक में ये काम आएगा। आगे का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, जिसमें इस चीज़ का काम होता है कि स्पीड बढ़ाने से रेडियस बढ़ता है, लेकिन स्पीड बढ़ाने से टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो वह किस तरह से सर्कुलर पाथ पर घूमता है, वहाँ पर रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है mv/qb, और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी टाइम पीरियड को उल्टा कर दो तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा, 1 सेकंड में जितना चक्कर लगता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट और याद रखिएगा कि ये जो वेलोसिटी है v, ये मैग्नेटिक फील्ड b पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, r का फॉर्मूला अगर कोई पूछे रेडियस का तो बोलना mv/qb। ये v क्या है? ये भी वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? फील्ड के अलोंग या फील्ड के परपेंडिकुलर? तो ये फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/qb, है ना। तो इस फॉर्मूला में तो खैर स्पीड है ही नहीं, ये स्पीड पे डिपेंड करता ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है, अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल पर फेंकेंगे तब वो कैसे मोशन करेगा। यहाँ पर हमने 3 एक्सिस लिया है। एक हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। 3 एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। चार्ज पार्टिकल Q को हमने v वेलोसिटी से या v स्पीड से थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर फेंका है? थीटा एंगल पर। तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, कितने एंगल पर घुस रहा है? थीटा एंगल पर। अब यहां पर देखिए, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा,
जो कि फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा v cos थीटा जो कि फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ये v cos थीटा, और एक होगा v साइन थीटा जो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जब फोर्स नहीं लगेगा तो ये कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, इसका स्पीड ना बढ़ेगा ना घटेगा। वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी स्पीड चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो वर्क करता है। ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फोर्स जीरो लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा। थीटा चूंकि 0 डिग्री है, वेलोसिटी और फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, तो फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स 0 होगा तो ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना स्पीड चेंज किए सीधा ये चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम 90 पे थ्रो करें, 90 डिग्री पे, तो ये तुरंत सर्किल में आ जाता है, सर्कुलर मोशन में आ जाता है। तो चार्ज पार्टिकल को अगर हम फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसी स्पीड से जिस स्पीड से आपने फेंका है, और चार्ज पार्टिकल को अगर फील्ड के पैरेलल फेंकते हैं तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट मोशन करता है, फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करता है। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को आपने कैसे फेंका है, तिरछा फेंका है, ना फील्ड के पैरेलल फेंका है ना फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका है। कैसे हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। इसका मतलब इस वेलोसिटी का यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक हो गया v cos थीटा, एक हो गया v sin थीटा। ये जो v cos थीटा है ये फील्ड के पैरेलल है, और v sin थीटा क्या है, फील्ड के परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ दोनों कंपोनेंट का आपको रोल समझना पड़ेगा कि दोनों कंपोनेंट क्या करेगा। एक मिनट के लिए v sin थीटा को आप भूल जाइए, ठीक है। v cos थीटा क्या करेगा, v cos थीटा फील्ड के चूंकि पैरेलल है तो यह चार्ज पार्टिकल को इसी स्पीड से यानी v cos थीटा से आगे बढ़ाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ाएगा। यानी चार्ज पार्टिकल क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कितने स्पीड से, v cos थीटा से। और ये v cos थीटा ना बढ़ेगा ना घटेगा, बस चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ते चले जाएगा। v sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसका काम है चार्ज को सर्कल में घुमाना। तो अब सोचो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का काम है सर्किल में घुमाना और पैरेलल कंपोनेंट का काम है आगे बढ़ाना। तो अब ये दोनों काम एक साथ होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट भी है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है। अगर केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता, केवल जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो ये सर्कुलर मोशन में आता, केवल पैरेलल होता तो वो स्ट्रेट जाता। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों कंपोनेंट है तो वह सर्कुलर मोशन भी करते जाएगा और आगे भी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये हेलिकल पाथ पे जाएगा। हेलिकल का मतलब होता है स्प्रिंग नुमा, हेलिक्स, हेलिकल पाथ। हेलिकल का पाथ मतलब होता है स्पाइरल पाथ, यानी ये स्प्रिंग नुमा पाथ पर इस तरह से चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। ये स्प्रिंग नुमा इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल को लाएगा, और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है v cos थीटा ये इसको आगे बढ़ाएगा। तो दोनों काम एक साथ होगा तो क्या हो जाएगा, स्पाइरल पाथ होगा। क्लियर है। अब रहा बात इस स्पाइरल पाथ का रेडियस क्या होगा, यानी ये जो सर्कुलर टर्निंग है इसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला हमने बताया था mv/qb। रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, लेकिन v क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही सर्कल में घुमाता है। तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया mv/qb। v याद रखिएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, v sin थीटा, तो mv sin थीटा/qb, ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में r का फॉर्मूला था mv/qb, इस एग्जाम्पल में r का फॉर्मूला है mv sin थीटा/qb,
क्योंकि इससे पहले वाला एग्जाम्पल में चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली 90 पे थ्रो किया गया था, कितने स्पीड से, v से, तो mv/q भी था। यहाँ पर डायरेक्टली 90 पे थ्रो नहीं किया गया है, तिरछा थ्रो किया गया है, जिसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा है, तो यहाँ पर mv sin थीटा/q भी होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v, लेकिन v कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही सर्कुलर मोशन में लाता है चार्ज पार्टिकल को। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा, 2πr/v sin थीटा। अब यहाँ r है और ये v sin थीटा को उठा के नीचे डालोगे तो r/v sin थीटा की वैल्यू होगी m/qb। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2πm/qb। यानी टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला आ रहा है जो 90 डिग्री पर फेंकने पर आया था। यानी टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ना डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड केवल मास पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, फील्ड पे डिपेंड करता है। उसको कोई मतलब नहीं है आपने किस डायरेक्शन में फेंका है, कितने वेलोसिटी से फेंका है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, t, जिसका फॉर्मूला 2πm/qb होगा। पिच, पिच को हिंदी में पिच कहते हैं, या पिच को चूड़ी अंतराल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल। इसका सिंबल है पी। ये पी क्या चीज होता है, एक चक्कर लगाने में चार्ज पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करता है, माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम लोग पिच कहते हैं। यहां से देखिए, ये चार्ज पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया यहां पर, यहां से यहां तक जो टाइम लगा, यहां से स्टार्ट किया, इसका एक चक्कर यहां पे आके खत्म हुआ। तो इस टाइम में इसने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इसी को हम लोग पिच कहते हैं। यानी अगर इसको हम चूड़ी मान लें, ये जो रिंग है, इस एक सर्किल को हम चूड़ी माने, तो ये दो लगातार चूड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम चूड़ी अंतराल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम पिच कहते हैं। ये दोनों चूड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये चूड़ी अंतराल है। दोनों चूड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है, वो चूड़ी अंतराल है, पिच है। तो पिच का फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर चूंकि चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v cos थीटा से आगे बढ़ रहा है, अगर ये v cos थीटा नहीं होता तो ये तो अपने ही जगह सर्किल में घूमता, लेकिन इस v cos थीटा के कारण ये क्या हो रहा है, ना केवल ये सर्किल में घूम रहा है बल्कि ये आगे भी बढ़ रहा है। तो v cos थीटा को अगर हम एक टाइम पीरियड t से मल्टीप्लाई करें, तो आप जानते हैं स्पीड इंटू टाइम को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो एक आवर्त काल में, एक टाइम पीरियड में कोई भी चार्ज पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम पिच कहते हैं, v cos थीटा इंटू टी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, तो t के जगह हम लिख सकते हैं 2πm/qb इंटू v cos थीटा। ये हो गया आपका पिच का फॉर्मूला। तो आज के क्लास का टॉपिक खत्म हो गया। अब जितनी बातों को मैंने समझाया है उसको आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करिए लिखना, फोर्स ऑन ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक बार हम पढ़ते आते हैं, इसको आप लिखते जाइए। Force on a charge q moving with velocity v in a magnetic field B is given by F equal to qv cross B. Hence, it is clear that, अब यहां पर देखिए, फर्स्ट, the force F is always perpendicular to velocity and field. Second, a charged particle at rest in a uniform, steady का मतलब होता है यूनिफॉर्म, magnetic field does not experience any force. कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि रेस्ट में होगा तो v का वैल्यू 0 हो जाएगा। और F जो होता है वो v पर भी परपेंडिकुलर होता है, b पर भी परपेंडिकुलर होता है। थर्ड है, ए चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ इट्स मोशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो इस स्थिति में F 0 होगा, क्योंकि थीटा 0 या 180 होगा, तो साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0।
As f equal to q v b sin theta, so force will be maximum if theta is 90. That is the particle moves perpendicular to the field. मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा, यानी थीटा 90 होगा। ये देख रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल ये फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, ये 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, इसलिए फोर्स जीरो होगा, सॉरी फोर्स मैक्सिमम होगा। In this situation, all the three vectors f, v and b are mutually perpendicular to each other. इस केस में क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, v क्रॉस b के अलॉन्ग, यानी नीचे की ओर, तो f, v और b ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। In case of motion of a charged particle in a magnetic field, as force is always perpendicular to motion, so work done is zero. वर्क डन मैंने बताया था जीरो होता है, वो दूसरे तरीके से बताया था। यहाँ पर देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एफ डी एस, एफ डॉट डी एस होता है, तो एफ डी एस कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि डी एस वैक्टर किधर होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग, और फोर्स वैक्टर किधर होता है, उस पर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। दैट इज वर्क डन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन हमेशा जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी भी चार्ज पार्टिकल पर हमेशा जीरो वर्क होता है। सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो, हेंस स्पीड भी रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से डेल्टा के जीरो होगा, इसलिए स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब देखिए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन। कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड b। नाउ ओनली थ्री केसेस आर पॉसिबल। मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल q है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में इंटर करता है। अब तीन संभावनाएं हैं। फर्स्ट केस है इफ चार्ज पार्टिकल इंटर्स अलोंग द फील्ड, अगर फील्ड के पैरेलल मूव करता है चार्ज पार्टिकल, तो इस स्थिति में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। सेकेंड केस है इफ द चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड गोइंग इनटू इट। यहां पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर है और अंदर की ओर जा रहा है। लेट चार्ज q इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। चार्ज q को हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, पेपर के प्लेन में है ये वेलोसिटी, ठीक है, और फोर्स भी जो लग रहा है वो पेपर के प्लेन में लग रहा है, सेंटर की ओर लग रहा है। इन दिस केस द पार्टिकल विल मूव अलोंग ए सर्किल परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इस केस में पार्टिकल किस पर मूव कर रहा है, सर्कल पर। देखिए तीन केस है, पहला केस है कि जब चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मोशन करेगा, दूसरा है जब परपेंडिकुलर मोशन करेगा, और तीसरा है जब वो कुछ एंगल बनाते हुए मोशन करेगा। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल में क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में। परपेंडिकुलर जब फेंकिएगा तो वो सर्कुलर पाथ पे टर्न लेगा। In this case, the particle will move along a circle perpendicular to the field. The magnetic force F equal to QVB provides the necessary centripetal force. अब F का फॉर्मूला हो गया mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू QVB, r हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, v कैंसिल करने के बाद r बराबर हो जाएगा mv बाई QB। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जिसका फॉर्मूला होता है v बाई आर, वो हो जाएगा QB बाई एम। यहाँ से देखो v बाय आर बराबर QB बाई एम, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू डालो QB बाई एम, तो 2 पाई एम बाई QB। क्लियरली टाइम पीरियड
एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। आप देख सकते हैं टाइम पीरियड v पे डिपेंड नहीं करता, ओमेगा भी v पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेडियस क्या होता है, v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। केस 3 देखिए, केस 3 में है इफ चार्ज पार्टिकल इंटर्स एट एन एंगल टू द फील्ड। In this situation, resolving the velocity along and perpendicular to the field, we find that the particle moves with constant speed v cos theta along the field and v sin theta perpendicular to the field। यहाँ पर देखिए इस वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा है, v cos theta फील्ड के पैरेलल हो गया और v sin theta फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। The path of the particle will be a helix with its axis parallel to the field। पार्टिकल का जो पाथ होगा वो एक हेलिकल पाथ होगा जिसका एक्सिस फील्ड के पैरेलल होगा। रेडियस ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स का जो रेडियस होगा r वो हो जाएगा m इंटू वी साइन थीटा बाई क्यू बी, एंड टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r बाई वी साइन थीटा यानी 2 पाई m बाई क्यू बी। पिच हो गया डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द फील्ड इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में फील्ड के अलोंग जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम पिच कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक रोटेशन में यह फील्ड के अलोंग जितना डिस्टेंस मूव कर रहा है उसको हम पिच कहेंगे। तो पिच का फॉर्मूला हो गया v cos थीटा इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर टी का फॉर्मूला डालिए 2 पाई m बाई क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। ये हो गया पिच का फॉर्मूला। ये इंग्लिश मीडियम कंप्लीट हो गया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगा बल, यहां से लिखना स्टार्ट करिए। ये सब मैंने समझा ही दिया है, बस लिखते चले जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश की गति। यहाँ पर तीनों केस डिस्कशन किए हैं। पहला केस है कि जब चार्ज फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चलेगा तो वो किस तरह से मूव करेगा। दूसरा है परपेंडिकुलर जाएगा तो कैसे मोशन होगा, और तीसरा है जब फील्ड से कुछ एंगल पर जाएगा तब कैसे मोशन होगा। अब देखिए केस 3।
चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपने लिख लिया, समझ लिया, ये टॉपिक आज यहाँ ख़त्म हो गया। थैंक यू।